किसी भी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा ये हमने निकाला था कि अगर एफ ए है, एफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटी होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ी होगी, तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग होगा। ये सिंपल सा फंडा है, बस यही याद रखना। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये ले लिया, ठीक है। तो इस पे एफ ए पे जो वैल्यू है, एफ ए पे जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। दिस इज वैल्यू एट एफ ए। ये वाली जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए प्लस एच पे आएगी, और ये वाली वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच पे आएगी। तो डेफिनेटली ए माइनस एच पे जो वैल्यू आ रही है और ए प्लस एच पे जो वैल्यू आ रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। तो क्या होगा, हो जाएगा फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, मान लो सपोज, तो भी अगर आप देखोगे तो एफ ए की जो वैल्यू है ना वो एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है, राइट। क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी, एफ ए की वैल्यू ये आ रही है, और एफ ऑफ ए माइनस एच की इससे नीचे आएगी। तो ये फंक्शन भी क्या है, इंक्रीजिंग ही है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि एफ ए की जो वैल्यू रहेगी वो एक्स जो बड़ा है उस पर बड़ी होगी, वो जो छोटा है उस पर छोटी होगी। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट, अगर एफ ए की जो वैल्यू है एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब छोटे एक्स के लिए बड़ी होगी और बड़े एक्स के लिए छोटी होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर कंडीशन, मान लो अगर आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन गया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच पे ये वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ ए पे ये वैल्यू आ रही है, और एफ ऑफ ए प्लस एच पे ये आ रही है। तो डेफिनेटली ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। या फिर इसकी जगह ये भी अगर आप बनाओगे, तो भी आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, लास्ट क्लास वाले कुछ पॉइंट है जो रिवाइज करवा रहा हूँ शॉर्ट में। ये वैल्यू आ जाएगी एफ ए पे, एफ ए माइनस एच पे ये वैल्यू हो जाएगी, और एफ ऑफ ए प्लस एच पे यहाँ पे कहीं पे वैल्यू आएगी। तो डेफिनेटली एफ ए माइनस एच की वैल्यू जो है एफ ए से बड़ी है, और एफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ी है, तो क्या बोलेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और कुछ भी फंडा नहीं है, सिंपल सा फंडा है। बड़े के लिए अगर बड़ी वैल्यू है तो इंक्रीजिंग, छोटे के लिए छोटी वैल्यू है तो डिक्रीजिंग। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। अब पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राफ इस टाइप का भी हो गया, मान लो ये ग्राफ हो गया या ये ग्राफ हो गया, तो मैं पूरे एक्स की वैल्यूज के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स की ये वाली वैल्यू के लिए बात कर रहा हूं। सपोज एक्स इक्वल टू ए के लिए बात कर रहा हूं, यहां पे सपोज एक्स इक्वल टू ए के लिए बात कर रहा हूं, तो एक्स इक्वल टू ए पे ये ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, और एक्स इक्वल टू ए पे ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। जैसे ये डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग था, और अगर कोई ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया कि भाई ये ले लो, ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और इस पॉइंट के बाद में ये कांस्टेंट हो गया है, ये कांस्टेंट हो गया, तो एक्स इक्वल टू ए पे नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक है। आपका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, या तो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए एक्स के साथ, या तो वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए एक्स के साथ। अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर मेंटेन हो गया तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। फोर्थ वाले ग्राफ में आप बताओ मुझे एफ ए की वैल्यू क्या आएगी। भाई साहब एफ ए की वैल्यू ये आएगी, और एफ ए माइनस एच की वैल्यू ये आएगी, थोड़ी ऊपर आएगी, राइट। और एफ ए प्लस एच की वैल्यू जो भी आएगी, एफ ए प्लस एच की वैल्यू जो है
वो क्या आएगी, वो सबसे छोटी आएगी। तो ये ऑर्डर मेंटेन हो गया ना, ये ऑर्डर मेंटेन हो गया, तो x इक्वल टू ए पे ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। आगे पीछे का नहीं देखना है, सिर्फ उस पॉइंट के नेबरहुड पे ही देखना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल रेंज वैल्यू ऑफ एक्स, वी आर स्ट्रिक्टली कंसिडरिंग अ पॉइंट। अब जैसे कि मान लो ये ग्राफ हो गया, इस वाले पॉइंट पे बताओ मेरे को क्या सीन होगा, जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट आएगा। या फिर सपोज ये हो गया, या फिर सपोज ये हो गया। ये चार एग्जांपल और कर लेते हैं, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको ग्राफ देख के पता चलना चाहिए अभी के लिए। ये चार ग्राफ, तो मुझे सबसे पहले वाला पॉइंट बताओ भाई क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि एफ ए भाई साहब यहाँ पे लाई करेंगे, और एफ ए माइनस एच जो होगा वो इससे कम होगा, और एफ ए प्लस एच भी कम होगा। मतलब कुछ इस टाइप का सीन है कि भाई ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो एफ ए से छोटे हैं, और एफ ऑफ ए प्लस एच है वो भी छोटे हैं। तो भाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमा का पॉइंट आ जाएगा। इसको मैक्सिमा मिनिमा में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एफ ए जो है, एफ ए, एफ ए माइनस एच से छोटे हैं। एफ ए माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा कहीं, एफ ए आपके पास ये आएगा, और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटे हैं। तो ये भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि भाई ये वाला लोएस्ट, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा तो आएगा उसमें। ठीक है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज ऑल्सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये वाला पॉइंट जरा बताओ मुझे क्या है, ये वाला थर्ड वन, राइट हैंड साइड टॉप वाला, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, दिस इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली दिस इज इंक्रीजिंग। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी भाई, एफ ऑफ ए माइनस एच उससे कम आ रहा है, और एफ ऑफ ए प्लस एच तो उससे बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटी आ रही है। अब इनके आगे पीछे क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग आ जाएगा, और यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ए की वैल्यू ये आ रही है, एफ ए माई ए प्लस एच की वैल्यू ये आ रही है, और एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो बड़ा है एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, डिक्रीजिंग आ जाएगा। ये नॉर्मल सेंस की बात है। यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए, ध्यान देना, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए ना तो कंटिन्यूटी की बातें मैंने करी है, ना मैंने डिफरेंशियबिलिटी की बातें करी हैं। मैंने तो बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफाइन किया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बिल्कुल बात नहीं करी है, ना उसके बेसिस पे इसको जज किया गया है। सिर्फ एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, उसके नेबरहुड पे डिफाइन होना चाहिए, तो मैं एक्स इक्वल टू ए के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बातें कर सकता हूं। सिंपल। आगे बढ़ता हूं कि मान लो किसी पॉइंट पे ही अगर आपको निकालनी है, मान लो किसी पॉइंट पे ही निकालनी है, और फंक्शन जो है, लिखना नहीं था वो तो लास्ट क्लास में लिखवा ही दिया था हमने, किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो उसके इंक्रीजिंग और उसके डिक्रीजिंग होने को कैसे, उसको कैसे जज करोगे आप, फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूं, सबसे पहले पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे।
ध्यान देना, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो कोई ग्राफ पहले ऐसा है और फिर ऐसा पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड मान लो, और कोई ग्राफ मान लो ये है, कोई एक ग्राफ मान लो ये है, और कोई एक ग्राफ मान लो ये है। ये 4-5 ग्राफ पे हम एनालिसिस करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको जो वर्ड है उससे पता चल ही जाता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बट हम डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से बात करते हैं, इस एक्स इज इक्वल टू ए की बात करते हैं। मैं सारे अभी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पे एक्स इक्वल टू ए की बात करूंगा, यहां पे भी बात करूंगा, इसके लिए यहां पे बात करूंगा, और इसके लिए सपोज यहां पे बात करूंगा। तो पहले वाले केस में मुझे जरा ये बताओ दोस्तों कि इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉप करी या फिर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करी, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करना बेटा, ये जो स्लोप है ना, जो स्लोप है वो लेस देन जीरो आएगी, सॉरी सॉरी ग्रेटर देन जीरो आएगी इस केस में। क्या आएगी? ग्रेटर देन जीरो आएगी। अब क्यों आएगी? तो स्लोप को डिफाइन कैसे करते हो आप? सबसे पहली बात तो ये कि स्लोप को आप डिफाइन करते हो भाई टेन ऑफ थीटा, स्लोप को डिफाइन करते हो टेन थीटा। वो थीटा कहां से कहां तक वेरी करवा देते हो आप बोलते हो सर जीरो से चालू होके पाई तक ले लेना, पाई बाई टू को मत लेना क्योंकि पाई बाई टू पे टेन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है भाई। अब जब जीरो से पाई बाई टू तक का एंगल होता है, अगर जीरो से पाई बाई टू तक का एंगल होता है जो कि ये है कि भाई 90 डिग्री से छोटा है, थीटा यही होता है राइट, तो भाई इसमें स्लोप आपकी पॉजिटिव आ जाती है, और इसमें जो आप स्लोप बनाओगे तो जो एंगल बनाओगे थीटा वाला वो ये आ जाएगा। तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, जीरो से छोटी होगी, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया 180 से बड़ा हो चुका है। अब 180 से बड़ा हो चुका है तो स्लोप नेगेटिव आनी स्वाभाविक सी बात है ना। अब इस वाले में भी देखो कि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? भाई साहब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों की स्लोप उल्टी आ रही है। इसकी स्लोप जो है भाई वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, इसकी जो स्लोप है वो लेस देन जीरो आ रही है, राइट। और जरा मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे क्या स्लोप आ रही है? इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या आ रही है? तो यहाँ तो टेंजेंट वेंजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी तो थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट रहती है, डीवाई बाई डी एक्स थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी तो स्लोप ग्रेटर देन जीरो ही आ रही है, यहाँ पे भी स्लोप ग्रेटर देन जीरो आ रही है, यहाँ पे स्लोप लेस देन जीरो आ रही है, यहाँ पे स्लोप लेस देन जीरो आ रही है, क्योंकि ये एंगल जो है ये थीटा जो है ये बड़ा आ गया है, और इसमें टेंजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हर पॉइंट पे वो खुद लाइन खुद अपने आप की टेंजेंट है। हाँ इसको कॉपी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करूंगा स्लोप की, तो जरा बताओ तो ग्रेटर देन जीरो आएगी कि लेस देन जीरो आएगी? अरे लास्ट वाले ग्राफ में स्लोप ग्रेटर देन जीरो आएगी कि लेस देन जीरो आएगी? अरे बेवकूफो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगी स्लोप, डिफरेंशिएबल नहीं है, एक टेंजेंट नहीं आएगी, नॉट डिफरेंशिएबल, स्लोप की बात कैसे कर दूंगा मैं? आ रहा है क्या समझ में? थर्ड पे एंगल बना के बताऊं तो देखो थर्ड पे कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, एक ये एंगल बन रहा है, ये 90 से छोटा है, और ये एंगल बन रहा है टेंजेंट जो बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा है, तो इसीलिए 90 से बड़े होने में टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, 90 से छोटे में टेन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। इस पॉइंट पे एक शार्प एज आ रही है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, आप ये बोल सकते हो ये अगर एक्स इक्वल टू ए है बेटा, ए से छोटे पे टेंजेंट पॉसिबल है, ए से बड़े पे टेंजेंट पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बोलोगे आप। उस पे एक्स इक्वल टू ए पे कोई टेंजेंट नहीं आएगी, छोटे पे बिल्कुल आएगी, बड़े पे भी बिल्कुल आएगी, बट एक्स इक्वल टू ए पे नहीं आएगी। एलएचडी और आरएचडी का जो फंडा होता है वो दोनों उसमें अलग अलग आएगा बेटा, ठीक है।
तो ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जरा मुझे ये बताओ कि शुरू के 5 ग्राफ है, इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने सिंपल सी चीज ये सीखी कि सर अगर स्लोप स्लोप ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ जो है हमारा वो क्या होता है? वो इंक्रीजिंग होता है। कभी भी आप इसको, आप पूरे जितने भी ग्राफ आज तक आपने लाइफ में देखे ना, हमेशा एनालिसिस करो कि अगर स्लोप dy/dx जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, स्लोप अगर नेगेटिव होता है भाई साहब, तो ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। ये मैं अगेन बोल रहा हूं, एक बार और बोल रहा हूं, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं पूरी रेंज के लिए डिफाइन नहीं कर रहा हूं, रेंज का मैं अभी पार्ट बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक पॉइंट की बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो स्लोप अगर ग्रेटर देन 0, फंक्शन इंक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं। स्लोप लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर x। इसका मतलब सिंपल कि y डैश ग्रेटर देन 0 अगर आ गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस पॉइंट पे आप इंक्रीजिंग ग्राफ बोल दो। y डैश लेस देन 0 आ गया है तो आप कोई पॉइंट ही नहीं है, उस पॉइंट पे आप डिक्रीजिंग ग्राफ बोल दो। ये तो पक्का 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 होने वाला है, और उनके लिए ही होने वाला है जो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं। जो फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बातें हम लोग कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे अगेन फोकस कर रहा हूं बेटा, इस पॉइंट पे एक पॉइंट की बातें कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, उसी पॉइंट पे आप इसके बेसिस पे कंफर्म कर सकते हो कि स्लोप अगर पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। बट सिर्फ यही कंडीशन नहीं, इसके अलावा भी बहुत कंडीशन बनेगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बेटा, तो उसको इसीलिए मैं एक एक चीजों को अलग अलग से करके बताऊंगा कि कंफ्यूज मत होना। अगर स्लोप ग्रेटर देन 0 आ गई, पक्का इंक्रीजिंग। स्लोप लेस देन 0 आ गई, पक्का डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है मान लो फंक्शन, जैसे लास्ट वाला केस है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस था। आप इसके पहले के पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पे ना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। इस वाले केस में सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, पर भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें कर सकते हैं। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें करने के साथ में, अरे यार कौन है ये यार, अगर फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें कर रहे हैं तो एक कंपलसरी नहीं है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। अगर फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं कि फंक्शन को कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। नहीं है तो भी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन किया। और अगर है, अगर मान लो डिफरेंशिएबल है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ ही इसीलिए रहे हैं बेटा, क्योंकि dy/dx हमको बता देगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ना हमको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ चीज, बट हम बता देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को ये? इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे वाला पार्ट बनाऊंगा इससे थोड़े से और डिटेल में जाके। बोलो बेटा। और मतलब हम लोग को कोई फंक्शन मिला तो उसका बस डिफरेंशिएशन करके, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा मतलब वो इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन 0 तो वो डिक्रीज, वैसे। हाँ, एट पर्टिकुलर एक्स, बिल्कुल, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जैसे साइन हो ओके गया, सर। कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, इनको तो डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू पुट करके तो बता ही सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ओके सर, थैंक यू। हाँ, this method is definitely applicable. Slope वाली method is only applicable when the function is differentiable. If it is not differentiable, it is not applicable. ठीक है, इसके डिटेल में घुसूंगा, ये पूरी चीज नहीं हुई है, ये मैंने आपको एक फंडा बेसिक समझाया कि इस तरीके से सोचेंगे हम लोग। हाँ, अगर 0 हुआ तो क्या होगा? नहीं, दिस इज नॉट द ओनली मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स अवेलेबल। इसको नोट कर लो, मैक्सिमम मिनिमम पे सब पे आएंगे, सब यहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होंगे बेटा। सब चीजों में मैं यहीं पे इसी कॉन्सेप्ट से बता दूंगा स्लोप के बेसिस पे कि फंक्शन पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। सब
स्लोप का एप्लीकेशन है, टेंजेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है। नहीं, स्लोप इक्वल टू जीरो इज डिफाइन। देखो यहाँ पे अभी अपने सवालों को थोड़ा सा दिमाग में रखो बेटा, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे ना स्लोप इज नॉट, स्लोप इज डिफाइन, इट इज इक्वल टू जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है भाई लोग, तो अगर एफ डैश ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन पक्का 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 इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, और अगर एफ डैश ए लेस देन जीरो आ रहा है आपके पास उस पॉइंट के लिए, तो फंक्शन पक्का क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि भाई अगर एफ डैश एक्स जीरो आ गया तो क्या होगा हमारे साथ। अगर एफ डैश एक्स जीरो आ गया, मान लो, हाँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, मान लो एफ डैश ए जीरो आ गया, then in that condition function is increasing or decreasing और कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। इनमें से क्या होने वाला है ये कैसे जज करूंगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे, ध्यान देना। अब मान लो ये वाला ग्राफ बता दो आप, जो मैंने अभी पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड उठा लो, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट उसकी डीवाई बाई डी एक्स जीरो आ रही है। यहाँ पे एफ डैश ए, अगर ये ए है तो दोस्तों एफ डैश ए कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा ना, बिल्कुल, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, देख के चमक रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है यहाँ पे जरा बताओ तो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, करेक्ट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन कांस्टेंट है और अगर ये एक्स इक्वल टू ए है, तो मुझे जरा बता दो कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बात ही नहीं करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन जरूरी नहीं है, फंक्शन जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन ही हो। जैसे कोई मुझे बोल रहा था सर कांस्टेंट फंक्शन आएगा, नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर एफ डैश एक्स जीरो आया तो फंक्शन उस पॉइंट पे कांस्टेंट है आगे पीछे, नहीं। जैसे ये कॉनकेव अपवर्ड का पैराबोला ले लो, इस पे भी क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाले केसेस हैं। आ रहा है क्या ये क्लियर समझ में आया कि अगर एफ डैश जीरो आया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तीनों केस में डिफरेंशिएबल है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्लियर है। बट एक ग्राफ हमारे पास आएगा जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो ग्राफ में अब बनाने जा रहा हूं, जो कि है हमारे पास एक्स क्यूब का, किसका, एक्स क्यूब का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ जरा बताओ तो, ये बनता है भैया, किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो इसका क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, और एफ डैश ऑफ जीरो जो है ना वो जीरो आएगा। तो क्या जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जरा देख के बता दो तो आप लोग, आपको पता चल जाएगा। सर जीरो पे तो वैल्यू जीरो आती है, नेगेटिव के लिए वैल्यू नेगेटिव आती है, पॉजिटिव के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए या एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये बिल्कुल भी आपको एफ डैश एक्स अगर जीरो आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग या कांस्टेंट आएगा, भाई वो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है। और एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं जिसमें वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। अगर मैंने माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना दिया दोस्तों, किसका, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना दिया, ये माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा, इसका भी एफ डैश ऑफ जीरो जीरो आएगा, इसका भी एफ डैश ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, अरे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो।
तो अब ये कैसे पता करेंगे सर? ये तो हो सकता है कि एफ डैश जीरो आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कैसे जज करोगे? तो इसको जज करने के लिए एक फंडा ये है कि ये जो एफ डैश है, ये जो एफ डैश एक्स आपने निकाला है ना, इसको देखो कि एफ डैश ऑफ ए माइनस एच और एफ डैश ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे नोटिस करना, एफ डैश ऑफ जीरो नेगेटिव, एफ डैश ऑफ जीरो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं भाई साहब। अरे इसमें आप जीरो से छोटी वैल्यू पुट करके देख लो, थोड़ी सी इमीडिएट छोटी वैल्यू पुट करके 3x² पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। सिमिलरली जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो, एफ डैश एक्स आपको वापस पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या हो रहा है? ये कुछ इस टाइप का फंडा हो रहा है कि भाई जीरो से छोटे पे स्लोप पॉजिटिव है, जीरो से बड़े पे भी स्लोप पॉजिटिव है, सिर्फ जीरो पे स्लोप जो है ना वो जीरो हो गई है। तो अगर ऐसा केस बन गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर ऐसा केस इसका जस्ट ऑपोजिट बन गया, मतलब बोले तो एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव भी नेगेटिव आ गया, एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव इस केस में, भी नेगेटिव आ गया, और एफ डैश ऑफ एक जीरो आ गया। अगर ये कंडीशन आ गई कि भैया स्लोप वो एक्स इक्वल टू ए से छोटे पे बड़े पे नेगेटिव है, बट एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो हो गई है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग का ग्राफ बना देगा। अगर पावर ऑड और इवन का केस, ठीक है, कहीं भी बन सकता है, मतलब इट इज नॉट ओनली कंस्टेंट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स क्यूब का, है ना। इसी जगह भी होती है जहां पे फंक्शन की स्लोप डिफाइन नहीं होती है, जहां पे फंक्शन की स्लोप डिफाइन नहीं होती है, बट वो फंक्शन वहां पे इंक्रीजिंग होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा तो आपको समझ में आ गया, फंडा समझ में आ गया। इसीलिए मैंने एग्जांपल से ही समझाया, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा दूंगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा, आपको याद भी रहना मुश्किल। ये क्लियर हो गया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंडीशन क्या क्या आएगी, इसको नोट कर लो, फिर मैं उस वाले पेज पे जाके वापस कंडीशन लिखा दूंगा आप। हाँ, ये इसको लिखना है बेटा, क्योंकि ये जब आप रिवाइज करोगे ना आप भूल जाओगे अगर ये एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो। इसके इस ये जो लिखा है यहाँ पे देख लेना आप कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के ग्राफ है ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। भले ही एफ डैश जीरो है इनके पास, तो एफ डैश जीरो होगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यही पार्ट मैक्सिमम मिनिमम में वापस से डिस्कस करेंगे एक बार अपन, क्योंकि जहां पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है ना, वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता हुआ रहता है। आप देखोगे इसमें मैक्सिमा आ रहा है, आप देखोगे मिनिमा आ रहा है, इसमें ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा में भी घुसना पड़ेगा। थोड़ा तो आइडिया है आपको मैक्सिमा मिनी का, राइट? हाँ, येलो लिखी हुई कंडीशन है बेटा, ये तो समझाने के लिए लिखा है, मैं इसको अच्छे से इज्जतदार तरीके से लिखा दूंगा। यस रिया, सही बोल रहे हो बेटा। चलो तो उस पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिखा रहा था भाई कि अगर एफ डैश एक्स जीरो है और एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश ए पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ था बेटा, या फिर ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ब्लू में ही लिख देता हूं, सब ब्लू में लिखा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये जब की बातें हो रही हैं बेटा, जब किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो।
इसी से इंस्पायर्ड होकर मैक्सिमम मिनिमा बनेगा बेटा, बस एक ही स्टेप है मैक्सिमम मिनिमा भी इसमें, और कुछ नहीं। इफ यू वांट तो आप उसको नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लिया तो। यहाँ पे देखो, पहले पॉजिटिव स्लोप थी, बाद में नेगेटिव हो गई, बीच में जीरो हो गई। ध्यान देना, पॉजिटिव स्लोप थी, जीरो हो गई, नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव स्लोप थी, जीरो हो गई, नेगेटिव हो गई। मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, बीच में जीरो हो गई। अरे यहाँ पे नेगेटिव स्लोप थी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, बीच में जीरो हो गई। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव थी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाओगे नेगेटिव रहेगा, जीरो हो गई, इस वाले पॉइंट पे जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। तो आपको थोड़ा सा तो ये अब लॉजिकली समझ में आ गया कि अगर ऐसा हो गया तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और अगर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही है कि जीरो से जीरो ही चले जा रही है, सिर्फ जीरो ही चले जा रही है, तो पॉइंट डेफिनेटली कांस्टेंट है, फिर तो वो फंक्शन ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसको भी नोट कर ही लेना इसमें, नाइदर मैक्सिमा। तो क्या होता है अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है ना, किसी भी ग्राफ में एफ डैश एक्स जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट बहुत मचाते हुए नजर आता है। वो बोलता है कि भाई हो सकता है मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा, हो सकता है फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है फंक्शन कांस्टेंट हो। सारे केसेस बनते हैं, बट सारे केसेस उसी में से डराइव होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सबसे बेसिक रूल होता है मैक्सिमा और मिनिमा को प्रिडिक्ट करने का। ये वाला जो चीज हमने पढ़ा ना, ये सबसे बेसिक रूल होता है मैक्सिमा और मिनिमा को प्रिडिक्ट करने वाला। तो इस पॉइंट पे ज्यादा नहीं घुसूंगा, सिर्फ मैंने आपको बता दिया अभी। हाँ राइट, बिल्कुल सही बोल रहा है राहिल, बोल बेटा। हाँ सर, तो अगर एफ डैश ऑफ ए माइनस और एफ डैश और ए ऑफ ए प्लस का साइन अलग हुआ तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा या मिनिमा का केस बनता हुआ नजर आया। हाँ, बट वो हम लोग वो पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, राइट सर? हाँ राइट राइट। ओके सर, थैंक यू। हाँ ये सारी चीजें लिख लो बेटा एक बार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। चलो आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपने ये भी लिख लिया हो, एंड आई होप आपने ये भी लिख लिया हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें करते हैं, या तो फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी इससे निकाल लो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस तरीके से, नहीं तो जो बेसिक फंडा है बेटा, ये वाला जो फंडा है, ये फंडे से तो आप बिल्कुल बातें कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये तो हमेशा फंडा काम ही करेगा, ये बेसिक डेफिनेशन ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ये वाले। चलो बढ़ जाऊं आगे, ये पूरा फंडा क्लियर। इसके बारे में रोहन और बात करेंगे अपन जब मैक्सिमा पढ़ेंगे ना, तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना देखो, ये वाला पार्ट, इसके बारे में वापिस से बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो मैंने बस बता दिया कि ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ही हम लोग सारी चीजें करेंगे। अब हमने बात कर ली थी पॉइंट की, हमने क्या बात कर रही थी, हम लोगों ने पॉइंट की बातें कर ली थी। अब मैं बात करूंगा एक पूरे रेंज की। तो इन एन इंटरवल, अभी तक, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, अभी तक मैं बात कर रहा था एक पॉइंट की, अब मैं बात करूंगा इंटरवल की। किसी इंटरवल में फंक्शन जो है, किसी इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होगा। मतलब अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, और मैंने एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में बातें करनी है कि फंक्शन का क्या सीन चल रहा है भाई, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या चल रहा है। तो आप ऐसी बातें कर पाओगे। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें कुछ इस टाइप की बातें।
ठीक है, तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इफ x1 अगर x2 से छोटा है, x1 अगर x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू जरा बताओ तो छोटी आनी चाहिए छोटे x पे, के बड़ी आनी चाहिए छोटे x पे, छोटे x पे छोटी आनी चाहिए। कि अगर कोई भी x1 आप उठा रहे हो और कोई भी x2 उठा रहे हो, अगर इनपुट बड़ा है तो भाई साहब आउटपुट को आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा या बराबर रखना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल आपको इसका भी बता देता हूं, सबके एग्जांपल यहाँ पे बनाऊंगा उसके बाद रिलेट कर दूंगा। मान लो अगर ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, आप ये ए है आपका और ये आपका बी है, ये ए है और ये बी है। तो क्या क्या ए और बी के बीच में आप इंटरवल बात कर रहे हो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं ए से लेके बी के बीच में। ठीक है, ए से लेके बी के बीच में यहां पे मुझे ये बताओ कि अगर x1 x2 से छोटा है तो क्या ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई कर रही है इस वाले ग्राफ के लिए जो मैंने लास्ट में बनाया है, ये वाले ग्राफ के लिए? तो ये फंक्शन नहीं कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाल के रखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, ये इक्वल टू है यहाँ पे। हाँ, कंफ्यूज हो गए? तो एक कंडीशन आप बोलोगे सर अगर इसकी जगह मैं ये कंडीशन लिख देता हूं कि x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 पक्का 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 fx2 से छोटा है, तो क्या होगा, तो क्या ये भी इंक्रीजिंग होगा? यस, ये भी इंक्रीजिंग होगा भाई साहब, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसको नया नाम इंट्रोड्यूस किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस वाले ग्राफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा। किसको? ये वाला ग्राफ हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कैटेगरी आएगा, ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी आएगी। आया क्या समझ में? फंक्शन इंक्रीजिंग है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, कि भाई डिक्रीज नहीं हो रहा है ये। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग बोल दो, तो इंक्रीजिंग में दोनों केस आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी केस आ जाएगा और नॉन डिक्रीजिंग का भी केस आ जाएगा। डिक्रीज नहीं हो रहा है कभी भी ग्राफ, कांस्टेंट चल रहा है चलेगा, डिक्रीज नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? नॉन डिक्रीज। ठीक है, तो सिमिलरली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हम लोग डिफाइन करेंगे, सेम ही फंडे पे डिफाइन करेंगे। कि अगर मैं ग्राफ को बोल रहा हूं कि भाई डिक्रीजिंग है, तो अगर मैंने छोटा इनपुट डाला तो मेरे पास आउटपुट बड़ा आया या बराबर आया, तो वो डिक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा, या बोले तो नॉन इंक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा। ये आया, ये आया और ये आ गया मान लो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। ये आ जाएगा डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, सॉरी, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा भाई, कांस्टेंट जा रही है, या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रहा, नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ, ये वाला जो थर्ड वाला ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये जो पहला वाला ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये वाला जो ग्राफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या कंडीशन आएगी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंडीशन ये आएगी कि स्ट्रिक्टली अगर x1 x2 से छोटा है, हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड बेटा, है ना, एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है, तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे ग्रेटर देन है। अब आप बोल रहे हो लास्ट वन
कौन सा पूछ रहे हो बेटा? ये वाला पूछ रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ग्राफ जो है ना वो कांस्टेंट आ रहा है। इंक्रीज कहाँ हो रहा है इस रेंज में? हो रहा है क्या इंक्रीज? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट है। तो ए से बी तक की जब रेंज में बात करूंगा तो मैं उसको इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता। या तो नॉन डिक्रीजिंग बोल दूं उसको, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये ग्राफ भी यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, इसीलिए मैं उसको डिक्रीजिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल रहा हूँ। ये अगर ए है और ये बी है, तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में ध्यान रखना अपन इंटरवल में बात कर रहे हैं, ए टू बी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ की क्या कंडीशन है। अगेन मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की तो बातें ही नहीं कर रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की अगेन बातें नहीं कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या है, दोनों केस में ये डेफिनेशन एज इट इज काम करने वाली है। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देके आएगी, जो हम आगे देखेंगे कि उसके बेसिस पे आप कैसे जज करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है, क्या है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो हमको बहुत अच्छे से बता देता है। उसके लिए हमको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के काम कर लेंगे। बट अगर नहीं है तो भी हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है। तो वो बेसिक डेफिनेशन एज इट इज वहां पे काम करेगी। ठीक है, क्लियरिटी है बेटा? अब यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि अलग अलग बुक अलग अलग रेफरेंस के लिए यूज करती हैं। अलग अलग बुक अलग अलग चीजें यूज करती है। मैंने जब आपको चैप्टर का नाम लिखा था, मैंने मोनोटोनिसिटी करके चालू किया था। मैंने क्या बात करके चालू किया था? मोनोटोनिसिटी करके चालू किया था। अब जब मोनोटोनिसिटी करके मैंने चालू किया था तो अभी तक मोनोटोनिसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये आपको लिटरल मीनिंग तो पता ही होगा, जो एक जैसा नेचर रखना। राइट, किसी भी चीज का एक जैसा नेचर रहेगा तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं हम लोग। राइट, तो ग्राफ को भी मोनोटोनिसिटी हम बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक है कि नहीं है ग्राफ, है ना। तो अब उसको डिफाइन करने के लिए ना अलग अलग बुक अलग अलग रेफरेंस में उसको यूज करती हैं। हम जो यूज करेंगे, या जो जनरली जेई के लिए यूज करते हैं हम लोग पेस में या जो भी है, वैसे तो क्लियरिटी आपको मिल जाती है, बट इन केस नहीं मिली तो इसको यूज करना। ठीक है, अगर उसने आपको बोला, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, अगर उसने आपको बोला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी ले लेना एंड इंक्रीजिंग भी ले लेना। मतलब शुरू वाले दोनों केस ले लेना, केस वन एंड केस टू दोनों ले लेना। अगर उसने आपको डिक्रीजिंग बोला है तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी ले लेना एंड डिक्रीजिंग वाला भी ले लेना, मतलब थर्ड और फोर्थ केस ले लेना। हाँ, अगर इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया हुआ है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड केस ले लेना, डिक्रीजिंग लिया है तो थर्ड एंड फोर्थ केस ले लेना। अगर उसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है, मतलब मोनोटोनस वर्ड को यूज कर लिया है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग होता है बेटा ये, अभी तक मुझे भी कंफ्यूज करता है कि यार क्या यूज करें, क्योंकि बुक अलग अलग बोलती है। आप सिंगेज उठाओगे, अपनी बुकलेट उठाओगे, शायद हो सकता है आपको गलत अलग अलग मिल जाए। बट डेफिनेटली अलग अलग मिल रहा है तो इट विल नॉट बी क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू व्हाइल गिविंग द पेपर। ठीक है, क्योंकि मोनोटोनस एक नेचर होता है, उस नेचर के वर्ड में आगे क्या लिखा हुआ है वो मैटर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी कि किस स्टेप पे आपको किस तरीके से पकड़ना है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल दिया है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस ले लेना। दिस इज व्हाट आई फॉलो। बट अगेन
different books will give you different, अरे यार ये क्या हो गया, different book will give you different results, but definitely we will be following this. ये बेसिक डेफिनेशन है। जैसे जब मैंने किसी पॉइंट के लिए आपको बताया था, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने सिर्फ पॉइंट पे आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता दिया था, मैंने उसमें डिफरेंशिएशन को नहीं घुसाया था। डिफरेंशिएशन को आज घुसाया मैंने, क्योंकि पहले डेफिनेशन सीख लो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है डजंट मैटर, वो डेफिनेशन हमेशा काम करेगी। फिर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी है तो हमको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी जज करने के लिए, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी पे भी हमने जज कर दिया। सिमिलरली इन एन इंटरवल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो डेफिनेशन फुलफिल ऐसे ही करेगी हमेशा, बट इन के अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आया तो फिर पक्का हमको डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से हेल्प कर देगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो लिख लिया, बढ़ जाए आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो इंटरवल की बातें करते हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा। इंटरवल की बातें करते हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है भाई। इस बार फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो मुझे जरा बस इतना सा बता दो कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर थ्रू आउट ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होना चाहिए। बस अपने जजमेंट पे अब आप बता सकते हो, जितने एग्जांपल अपन ने लिए हैं, कि अगर थ्रू आउट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। अरे भाई साहब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो पक्का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पक्का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा पूरे इंटरवल में, बिल्कुल पूरे इंटरवल में, ए टू बी पूरे इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और भाई साहब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या हो गया। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अरे इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ओनली इंक्रीजिंग होगा, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अरे यही तो मार खा गया आप।
यही तो मार खा गए। देखता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर एफ डैश एक्स की बातें करने, मान लो एक ग्राफ ऐसा है, कुछ बढ़िया सा प्यारा सा ग्राफ है, कुछ इस टाइप का चला आ रहा है, स्ट्रेट हो गया, डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट, कॉर्नर कहीं नहीं मिल रहा है बट कांस्टेंट है, कॉर्नर कहीं नहीं मिल रहा है बट यहां से लेके यहां तक क्या है, कांस्टेंट है ग्राफ। एफ डैश एक्स थ्रू आउट डिफाइन है क्योंकि कोई भी एज नहीं है। अब अगर एफ डैश एक्स आपके पास डिफाइन है और कोई भी एज नहीं है दोस्तों, तो जरा मुझे ये बताओ कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये ग्राफ किसका है? तो आप बोलोगे नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, या बोल दोगे नॉन डिक्रीजिंग है, यही बोल दोगे राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही तो बोल रहे थे आप लोग, करेक्ट। बट यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल, एक्स क्यूब वाला, और एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, 3x² आएगा। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो इसको क्या आप ऐसा लिखोगे हमेशा? नहीं ना, आप इसको इक्वल टू भी तो डालोगे, क्योंकि जीरो पे तो जीरो भी होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और यहां पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ रहा है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ रहा है। तो क्या दोनों केस बनेंगे? बिल्कुल दोनों केस बनेंगे बेटा, बिल्कुल दोनों केस बनेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे स्ट्रिक्टली है, और कांस्टेंट भी हो सकता है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट के लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे, मतलब कांस्टेंट की इन सब में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में थ्रू आउट हमारे पास क्या आएगा? थ्रू आउट इक्वल टू जीरो आएगा। तो दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। मैं वापस पीछे वाले पेज पे जाऊंगा बेटा, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर मैंने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन आएगी दोस्तों। उस कंडीशन की बात करता हूं कि अगर ये केस आ रहा है ना, इस केस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो भी और इक्वल टू जीरो भी है। इसमें अगर इक्वल टू जीरो, एफ डैश इक्वल टू जीरो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होता है। अरे डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है। अब डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या है? एक और एग्जांपल दूंगा तो और क्लियरिटी होगी। डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है, किसी रेंज के लिए नहीं होता है, किसी रेंज के लिए नहीं होता है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। जैसे कि यहां पे अगर आप बात करोगे पहले वाले केस में, ध्यान देना बेटा, सब पहले मेरी बात सुन लो, अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी, फिर मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? बट पहले मुझे बताने दो, तो फिर मैं बता पाऊंगा, ठीक है? जैसे इस रेंज में एफ डैश एक्स आपके पास इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये पूरी रेंज है बेटा। और ये भाई साहब जब जीरो हो रहे हैं ना सेकंड वाले ग्राफ, तो एक डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हो रहे हैं, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए एफ डैश जीरो आ रहा है। तो ये एक रेंज के लिए नहीं हो रहे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हो रहे हैं। डिस्क्रीट वर्ड भी क्यों यूज किया, पर्टिकुलर वर्ड क्यों नहीं यूज किया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बट आप समझो इसको कि ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अगर वो पूरी रेंज के लिए एफ डैश जीरो हो जाता, तो वो फंक्शन क्या होता? वो फंक्शन होता नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता, है ना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। ठीक है, अब मोर वैल्यूज के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उससे। कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया दोस्तों, प्रीवियस पेज पे जाऊंगा, अरे भाई पहले इसको लिख ले, एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया मैंने एक एग्जांपल ले लिया दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। मैं जाऊंगा पहले, ये
एग्जाम्पल लिख लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + cos x आ जाएगी। अब 1 + cos x क्या हमेशा 0 से बड़ा होगा क्या? अरे 1 + cos x क्या हमेशा 0 से बड़ा होगा? हमेशा? क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता? पॉजिटिव होगा या 0 होगा? तो ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा भाई, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मतलब कौन सा केस बन रहा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट दोस्तों इस पे ध्यान रखना कि ये एफ डैश एक्स जो 0 है ना, एफ डैश 0 आ रहा है ना, वो एक्स इक्वल टू किसके लिए आएगा जरा बताओ तो मुझे। अरे एक्स इक्वल टू किसके लिए आएगा? पाई के लिए आएगा, 3 पाई के लिए आएगा, 5 पाई के लिए आएगा, जहां पे cos x -1 होता है वहां पे आएगा। इसका मतलब ये एक रेंज के लिए नहीं आएगा, ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए आएगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वैल्यूज, दिस आर द डिस्क्रीट वैल्यूज के पाई आ गया, फिर 3 पाई आ गया, 5 पाई आ गया, मतलब एक इंटरवल नहीं आया, इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यूज भी नहीं आ रही है, इंडिविजुअल इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी तो भी चलेगा मेरे को, जैसे इस केस में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो ये होता है डिस्क्रीट वैल्यू। अरे यार ये क्या हो गया यार, पूरा उड़ नहीं जाए, नहीं तो पूरी मेहनत की धज्जियां उड़ा देगा ये। उड़ना तो नहीं चाहिए, क्या बोलते हो? उड़ जाएगा क्या? उड़ जाएगा तो बहुत मेहनत हो जाएगी यार, डबल। नहीं उड़ा, चलो बच गए, चलो बच गए, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया? तो अब मुझे ये बताओ, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नॉन डिक्रीजिंग होगा? क्या होगा? क्या बोलता है अब आपका दिमाग? यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दिस वुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ बना के देखना, प्यारा सा ग्राफ बनेगा। शायद मैंने कहीं बनाया भी होगा, आपको मुझे नहीं पता, एक आधी बार ये टर्म मैंने यूज भी करी थी। ग्राफ आप बनाओगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बनाया मैंने एक बार, राइट, कहीं ना कहीं यूज आया था, मुझे याद आ रहा आपकी बैच में एक बार बनाया। एक्स पे साइन एक्स का ग्राफ, एकदम सही, किसने बताया? साकेत, वेरी गुड यार, याद है देखो। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। और इसमें क्या होता है, इन पॉइंट्स पे जो है ना, ये वाला पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये पाई हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। तो इस पे क्योंकि एफ डैश एक 0 आएगा, पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बाकी क्योंकि इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है। बट अगर डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज आप उसको नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो। क्लियरिटी है? इसको नोट कर लो, फिर वापस से वो पेज पे मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा बेटा। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जब तक फोकस आपकी क्लियरिटी पे नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको कंडीशन लिख दूंगा तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि जेई यहीं पे मारता है बेटा। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत धीरे पढ़ाता हूं, ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो, प्रॉब्लम होना नहीं होना एक सेकेंडरी चीज होती है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्राइमरी चीज होती है। अगर वो क्लियर है तो मजे आएंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ एक्स 0 है या नहीं है उससे मतलब नहीं है मुझे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है डिस्क्रीट वैल्यूज पे, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और ये बातें जब हो रही है जब डिफरेंशिएबल है फंक्शन, डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारी बेसिक फंडे पे काम करना है। कहाँ पे लिखा भाई एफ एक्स एफ डैश एक्स, मैंने कुछ गलत लिख दिया? नहीं नहीं, ये एफ डैश है भाई, ये एफ डैश लिख लेना है ना, एफ एक्स नहीं हो। हाँ आऊंगा मैं, प्रीवियस स्लाइड पे वापस आऊंगा, इसको नोट कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, रिवाइज करना पड़ेगा आज को, क्योंकि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग, किसी रेंज में इंक्रीजिंग, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये लिख लिया तो मैं प्रीवियस पेज पे जाऊं। डिस्क्रीट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए।
हाँ वो बिल्कुल डिफरेंशियबिलिटी के साथ ही है बेटा। ये बेसिक डेफिनेशन थी इंटरवल के लिए। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखो मैंने इसीलिए मार्क करके रखा हुआ है, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, मैंने लिख के रखा हुआ है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दुनियादारी की बात हो रही है, अदरवाइज क्या बात करते हैं आप, अदरवाइज ये डेफिनेशन की बात करते हैं आप। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये बातें हो रही है। तो अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो दो केस बनाना है कि एफ डैश इक्वल टू जीरो फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, then strictly increasing। हाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर डिस्क्रीट वैल्यू, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर डिस्क्रीट वैल्यू, एंड अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर अ रेंज which belongs to a to b, then it is non decreasing, or you can say सिर्फ then it is non decreasing। and same goes with f dash of x less than equal to zero। दो केसेस बनेंगे कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब लेस देन जीरो है तो इक्वल टू जीरो भी है फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, then graph is strictly decreasing। and अगर f dash x is equal to zero for a range in a to b, in a to b which belongs to this, then non increasing होगा ग्राफ। f dash x इक्वल टू जीरो x की डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हो, x की डिस्क्रीट वैल्यू के लिए f dash x इक्वल टू जीरो हो, f dash जीरो ना हो, f dash x इक्वल टू जीरो हो x की डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। अब f की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं। तो अब इसको नोट कर लो, और कुछ नोट करना बाकी है तो मुझे बता दो बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट पे खेल लिए तो फिर तो क्या डिफरेंशिएशन पे खेलना है, कोई बड़ी बात नहीं। वेव कर्व पे खेलना है, डिफरेंशिएशन पे खेलना है, ये दो क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। इसको लिख लो, हाँ मैं शो कर लूंगा बेटा, पहले इसको अच्छे से कर लो, फिर सारे पेज जो भी आप बोलोगे वो सारे बता दूंगा। मैं बोल देता हूँ बेटा, यहाँ पे देख लो बेटा, अब इसको देख लो जिसको डाउट है, बोल बेटा तन्वी। सर जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा था ना एकदम स्टार्टिंग में कि एफ डैश ऑफ एक्स ए ये अगर एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव रहेगा या फिर एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो अगर जो रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा। हाँ यस सर, ये तो ये हाँ, किसके लिए था सर? ये किसी और पॉइंट के लिए था बेटा, ओके ये और पॉइंट के लिए था मतलब। ओके और यहां से जो मैंने पता ना
चालू किया वो एक इंटरवल के लिए बताना चालू किया था। इसके पहले का जो डिस्कशन था वो एक पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहे थे अपन। ओके सर, ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू। क्योंकि इसमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट 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 पहले जब मैं बता रहा था तो मैं पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहा था, अब यहाँ पे इंटरवल पे फोकस कर रहा हूँ। तो वो चीज भूलना मत बिल्कुल भी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यही लिखने के लिए बोल रहा था कोई। चलो डन हो गया, ये भी डन हो गया। ये कॉन्सेप्ट बस एग्जांपल है x प्लस साइन एक्स का। एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं। मान लो आपको मैंने पूछा x प्लस एल एन एक्स, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की दुनिया मुझे बता दो यार। कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ नॉन डिक्रीजिंग है, क्या दुनिया चल रही, बता दो इसको अब आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रही है। एक ये भी बता दो, और ऐसा करो मुझे ये भी बता दो, एक्स इंटू एल एन एक्स का भी बता दो। देखो अब आपको ग्राफ का भी बहुत कुछ आइडिया लगने लगता है ये सीखने के बाद में। नहीं पॉइंट के लिए नहीं, पूरे इंटरवल के लिए बनाओ। ये वाला जो है ये पूरे इंटरवल के लिए बताओ। सबसे पहले तो इसकी डोमेन के बारे में बात करोगे कि सर जब भी बात करूंगा मैं, वो पक्का है कि मैं जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही बातें करूंगा। कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा एफ डैश आ जाएगा 1+1/x, और 1+1/x तो भाई साहब जीरो से बड़ा होने वाला है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलोगे सर 1 है, पॉजिटिव है, और 1/x भी तो पॉजिटिव है क्योंकि डोमेन ही आपने जीरो से पॉजिटिव ली है, जीरो से इन्फिनिटी लिए, नेगेटिव तो ली नहीं है आपने, क्योंकि ln x डिफाइन नहीं रहेगा। तो जब x पॉजिटिव है तो 1/x पॉजिटिव, और उसमें 1 में ऐड करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आने वाला है भाई साहब। लग गया क्या आइडिया? दूसरा वाला भी राइट हैंड साइड पे लिखा है, फटाक से बता दो। इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी भी डोमेन तो वही होगी, x ग्रेटर देन जीरो ही होगी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, x इंटू 1/x आ जाएगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 इंटू ln x आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास गेम, यहाँ पे आपके पास गेम हो जाएगा कि 1+ln x कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो भाई देख लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो कब है? ग्रेटर देन जीरो कब है? तो आप बोलोगे ग्रेटर देन जीरो है जब ln x ग्रेटर देन -1 है। तो मतलब x इज ग्रेटर देन e की पावर -1 है भाई। मतलब x अगर 1/e से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर 1/e से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर आप इसको कुछ ऐसा बोल सकते हो कि भाई जीरो से चलना तू, 1/e तक जाना, तू ऐसा करना, डिक्रीजिंग हो जाना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाना। और 1/e से इंफिनिटी तक जाएगा तो भाई साहब इंक्रीजिंग हो जाना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाना इनफैक्ट। इसमें एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं मैं आपको। अब मैं बहुत सारी चीजों को कनेक्ट भी कर दूंगा आपको, बहुत सारी चीजों को यहाँ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बेटा ध्यान देना। नहीं नहीं, पहले डिक्रीजिंग आएगा ना, ये इंक्रीजिंग के लिए बनाया मैंने। ग्रेटर देन जीरो कब होगा? इंक्रीजिंग के लिए होगा। ग्रेटर देन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब एक्स ग्रेटर देन 1/e है
तो 1/e से इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग कब हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा डेफिनेटली जो इसकी दूसरी डोमेन बाकी है 1/e से छोटा। 1/e से छोटा कहां तक? 0 तक, क्योंकि इसकी डोमेन ही ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखना, मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा। इसका ग्राफ बनाओगे ना आप, हाँ स्ट्रिक्टली होगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगा, ये स्ट्रिक्टली होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1/e, हाँ मैं बताता हूं, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप बोलोगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। पता है क्या है इसको? देखो ग्राफ बनाने की टेक्निक देखना। अब ग्राफ बनाने की टेक्निक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेट करने के लिए। एक्स इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या अचीव करेगी? एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या अचीव करेगी? तो आप बोल सकते हो कि एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, x प्लस 1/x की वैल्यू x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट टेंड करेगी, और x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव पे वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगी, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा और ये ln x जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी आता है। तो आप जो ग्राफ बनाओगे ना, आपको ग्राफ पता चल जाएगा कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनाने का कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। और 0 कब होगा? 0 होगा कभी, और x इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए आउटपुट कितना आएगा? 1 के लिए आउटपुट 1 आएगा। ये डेफिनेटली कुछ तो 0 से छोटा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बट आपको ग्राफ का एक आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ ये होगा। वो जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है, इसको अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे खोजोगे कि सर इसमें आपने बहुत सारी चीजें घुसा दी है, बट इस वाले ग्राफ को अगर आप 0 पॉजिटिव पे खोजोगे ना, तो लिमिट के नोट्स खोलना बेटा। लिमिट्स में मैंने लास्ट के लेक्चर में x इंटू एल एन एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव की लिमिट निकाल के बताई है आपको, जो आई थिंक 0 आती है, ठीक है। तो 0 से पे तो डिफाइन नहीं है, 0 के पास में भाई साहब ऐसे डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर जो इंक्रीज होना चालू होंगे तो इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो ये x इज इक्वल टू 1/e वाला पॉइंट होगा, जो कि ये मिनिमम इसको देके चले जाएंगे, क्योंकि पहले डिक्रीज हो रहे हैं भैया। ये जो ग्राफ है x इंटू 1/x का डिक्रीज हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है? कहां से चालू हो रहा है? 0 प्लस पे 0 पे। ये कहां से चालू हो रहा था? माइनस इन्फिनिटी से। फर्क है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा लिमिट आपका। तो लिमिट, फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये दोनों हेल्प करते हैं आपको ग्राफ को प्लॉट करने में बहुत ज्यादा, कि भाई डिक्रीजिंग बना दिया आपने ग्राफ, फिर इंक्रीजिंग बना दिया। अब 1/e पे वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ तो? 1/e पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? जो मिनिमा आएगा वो कितना आएगा? -1/e आएगा दोस्तों। इसमें 1/e पुट करके देख लेना, -1/e आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग हो गया। अब आप बोलोगे ये 0 कब आएगा सर? तो इसको 0 करके देखो कब आएगा ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जरा बता दो यार, ये भी बता ही दो तुम लोग। मतलब ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें आप जज कर लोगे। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला वो पॉइंट होगा जहां पे x इंटू एल एन एक्स 0 होगा। x 0 हो नहीं सकता, डोमेन के बाहर है, तो ln x को 0 होना पड़ेगा, और ln x 0 होगा x इक्वल टू 1 पे। बिल्कुल परफेक्ट, ये x इज इक्वल टू 1 होगा बेटा। तो देखो कितनी सारी चीजें इसके बारे में आपने जज कर ली। मिनिमा भी जज कर लिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेंगे, किस तरीके से एनालिसिस होंगी। सिर्फ इतने से फंडे कि आपने इंक्रीजिंग, अभी आप मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लोगे ना तो ग्राफ को और ग्राफ के डिटेल में घुस जाओगे आप। ये इंटरवल के लिए बातें हो रही है बेटा, पूरी डोमेन की बातें कर ली है मैंने, किसी एक पॉइंट की बातें नहीं करी है। अब माइनस इन्फिनिटी कैसे आया? इसमें माइनस इन्फिनिटी कैसे आया? देखो इसमें अगर x को 0 से बड़ा पुट करोगे तो ये 0 आएगा बेटा, और 0 से बड़ा पुट करोगे तो ln x का ग्राफ याद कर कहां पे जाता है? माइनस इन्फिनिटी पे जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी और 0 को ऐड करेगा तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा।
तो कुछ लिमिट के फंडे, कुछ डिफरेंशिएशन के फंडे, कुछ नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की फंडे, आंसर आ जाएगा। अब आई थिंक यू विल बी इन द कंडीशन टू सॉल्व इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन। आपकी बुक के आप सॉल्व कर पाओगे बेटा, निपटा दो उसको, पूरी निपटा दो आप। उसमें मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों साथ में देके रखा हुआ है। मैक्सिमम मिनिमा क्लास में करा दूंगा, बट आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर दो आपकी बुक का। मैक्सिमम मिनिमा वाला छोड़ दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पूरा पार्ट कर सकते हो एचएससी बुक का। आफ्टर दिस डिस्कशन एक्चुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया, सिर्फ क्वेश्चन करना बाकी है। जैसे ये क्वेश्चन, फंडे वही के वही हैं जो अपन ने फंडे पढ़े, बस वही है और कुछ नहीं। एफ डैश एक्स के अब जितने फंक्शंस आते जाएंगे सबकी एनालिसिस अपनी अपनी अलग होती जाएगी, अलग बात है। देखो इंक्रीजिंग के लिए आपने ये बनाया, डिक्रीजिंग के लिए आप यहाँ पे ये बनाते, तो 1/e से छोटा। अब 1/e से छोटा कहां तक जाएगा, तो 0 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 तक ही तो डोमेन है इसकी। तो 0 से 1/e लेस देन 0 हो जाएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है अमोघ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और मैक्सिमम मिनिमा शायद इंट्रोड्यूस करूंगा, देखते हैं, डिपेंड करता है कैसा रहेगा। यस लेक्चर डन फ्रॉम माय एंड, बट बेटा रिवाइज करना लेक्चर अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। देख सबसे पहले तो क्या करना है तेरे को, लास्ट वाले सम को अगर एक्सप्लेन करना है, हाँ हाँ, नोट्स एंड एचएससी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेना। इसमें क्या करना है, देख तेरे को सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है तो इसकी डोमेन निकाल ले, ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि ln x डिफाइन नहीं होगा। डिफरेंशिएट कर दे, एफ डैश एक्स निकाल ले, x इंटू 1/x प्लस 1 इंटू ln x, ये आ जाएगा। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा दोस्तों, इंक्रीजिंग होगा। तो ln x ग्रेटर देन कितना होगा, -1 होगा, 1 को उधर लेगा तो x क्या होगा, e की पावर -1, ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग कब होगा, 1/e से बड़े पे। तो 1/e से इंफिनिटी मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दिया उसको। ठीक है, डिक्रीजिंग की दुनिया, डिक्रीजिंग की दुनिया मैंने इसके लिए बोल दी भाई, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 1/e। अभी लेस देन 1/e, तो लेस देन 1/e कहां तक लेस देन भाई, 0 तक लेस देन, क्योंकि डोमेन ही इसकी 0 से बड़ी। उसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 था इसीलिए, बस और कुछ नहीं। बाकी वो ग्राफ प्लॉट कराया वो एक अलग दुनिया। अगर अपन को क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ तो ग्राफ का कोई सीन ही नहीं है, अपन को तो इसने ही बता दिया, बस अपना काम ही हो गया है यहाँ पे। डोमेन तो डोमेन का तो बेसिक फंडा है बेटा, ये डिफाइन होना चाहिए। ये एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, ln x को पॉजिटिव एक्स चाहिए बस इनपुट के लिए, आया क्या समझ में। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, enjoy increasing and decreasing functions and AOD.